दिवाली है क्या? आज दिवाली है क्या? इतना उत्साह, इतने फटाके, तो मैं आ रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पर दिवाली आज ही है। आज के इस उत्तर भारतीयों के सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित सूरत शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मेयर श्री निरंजन भाई झाजमेरा, हमारे शहर के महामंत्री श्री किशोर भाई जिंदल, लिंबायत विधानसभा की विधायिका श्रीमती संगीता बहन, सभी समाज के सभी अग्रणी, सभी कॉर्पोरेटर, माजी कॉर्पोरेटर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी है, और उनके साथ साथ आप यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय श्री राम का नारा जब लगता है तो खून भी गर्म हो जाता है। वाह 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 वाह, आगे बोलो। 400 साल तक ये मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से आंदोलन हुए, कई लोगों ने शहादत दी, कई लोग जेल में गए, कई लोगों ने अत्याचार सहन किए, मगर सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले ये उत्तर भारतीयों ने अपनी जो बात थी उसके ऊपर कायम रहते हुए ये मंदिर का निर्माण आज हुआ है। कई लोग धमकियां देते थे मोदी साहब को भी। राज्यसभा में कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था, मोदी जी 370 की कलम को हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा, कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाले मोदी साहब नहीं है, ना अमित भाई शाह साहब है। एक दिन में 370 की कलम को रद्द कर दिया। जो खून की नदियों की बात करते थे वो एक छोटे से पत्थर के कंकड़ी पर नहीं उठा सके, ऐसी जड़ में सलाख व्यवस्था ये हमारे अमित भाई और पीएम साहब ने की थी। राम मंदिर के समय में भी कई बार समाधान की बात चली, कई बार कोर्ट के फैसले आए, मगर कोई न कोई कारण आगर करते हुए पूरे देश में दो कौम को लड़ाते हुए एक कांग्रेस, सपा, बीएसपी, इन लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। मोदी जी आए, योगी जी आए, मोदी और योगी की जोड़ी बनी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। एक भी दिन ये काम रुका नहीं, क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी थी, उसमें कभी किसी की कोई भी तकलीफ को बीच में आने नहीं दी। और आप सबकी, हम सबकी, पूरे देशवासियों की इच्छा थी कि राम जन्मभूमि के स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए। ये आपकी इच्छा, ये आपकी अपेक्षा, ये नरेंद्र मोदी साहब ने पूर्ण कर दी। कांग्रेस के लोग कहते थे कि भाजपा वाले मंदिर वही बनाएंगे तो कहते हैं, तारीख नहीं बताएंगे, सभी कहते हैं। मोदी साहब ने मंदिर भी वही बनाया, तारीख भी बताई, और इसके साथ सबको निमंत्रित भी कर दिया कि आओ रामलला के दर्शन के लिए। पूरे देश में उस दिन का माहौल देखिए, पूरे देश में हर राज्य में दिवाली का माहौल था, राममय वातावरण बना हुआ था। भगवान रामलला का
प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सब लोग आनंद में थे। ऐसा वातावरण इस देश में बहुत कम बार होता है, वो इस बार भी हुआ और आने वाले दिनों में और भी होने वाला है। 34 जून को 4 जून को पूरे देश में जब इलेक्शन की काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे और लोग दिवाली मनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार हैट्रिक करते हुए प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमारे सबका संकल्प है। जो सभी सीट के ऊपर जो सब लड़ रहे हैं वो मोदी ही लड़ रहे हैं, ऐसा समझ को सबके लिए वोट करना चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपकी ताकत एक वोट की नहीं है, आपकी ताकत एक सीट जिताने की भी नहीं है। आपकी ताकत है, आप यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई अलग अलग स्टेट से है, आपके वहां पर दोस्त होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे। आपके उन सब का मोबाइल नंबर ये आपके मोबाइल में सेव है। आपको यही करना है, कल परसों से उस नंबर पर सबको आप रिक्वेस्ट डालिए कि दोस्त मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर मैं इस बार देश के भविष्य के लिए, देश के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य और स्वर्णकाल देश का बना रहे, उसके लिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, मैं आपसे एक वोट चाहता हूँ। मुझे विश्वास है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी बात टालेंगे नहीं। आपके मोबाइल में 1500, 2000, 3000 नंबर सेव होंगे। आप एक नहीं, ये 3000 और उसके घर में जो 3-4 वोट है, ऐसे 10-10, 12-12 हजार वोट आप सब गिरा सकते हैं। ये आपकी ताकत है। मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग पूरी ताकत से, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई न कोई जगह पर काम कर रहे हो, वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं वहां पर मोदी साहब की बात करिए कि मोदी साहब आने से क्या हुआ। एक सुरक्षित समाज की रचना हुई। जो मंदी मंदी करके लोग दौड़ते थे, आज पूरे देश में एक तेजी का माहौल है। हमारा देश आर्थिक रूप से 11वें नंबर पर था, मोदी साहब ने उसको 5वें नंबर पर ला दिया और मोदी साहब ने कहा है आगे में मैं इसको 30वें नंबर पे लाके रख दूंगा। इसका मतलब होगा कि देश का अर्थतंत्र 30वें नंबर की मजबूताई के साथ जब आगे बढ़ेगा तो आप सबके पास पैसा होगा, देश में समृद्धि होगी। इस समृद्धि को लेने के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पहले रोज पेपर में 8 कॉलम में ऊपर हेडिंग लगता था, पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, उन्होंने हमारे 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को मार दिया। अब ये न्यूज नहीं आते। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, वो धीमी गति की सरकार थी। पता है ना धीमी गति क्या होती है? वो धीरे धीरे चलने वाले प्रधानमंत्री। दूसरी तारीख एक बार जोर से दिल खोल के एक बार यहाँ पर हमला हुआ, मोदी जी ने कमान संभाल ली थी। पूरे देश की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान को सबक सिखलाना चाहिए। मोदी जी ने आप सबकी इच्छा थी कि नहीं?
आपकी सबकी इच्छा थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी ने आपकी सबकी इच्छा पूर्ण कर दी। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, एक एक गोली का जवाब दिया है। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। आएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। मोदी जी के समय में आपने देखा हुआ एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान के पास अमेरिका का F-16 विमान था, जो युद्ध में सबसे मजबूत विमान माना जाता था। हमारे देश के देसी विमान, हमारा देसी पायलट अभिनंदन, जिनका नाम अभिनंदन था, उन्होंने अपने देश के जो विमान था उससे F-16 जो जाना माना विमान था उसको तोड़ दिया, उसको मार गिराया। उसका अभिनंदन का खुद का विमान भी टूट गया। वो जाकर पाकिस्तान की हद में गिरे। पाकिस्तान के सैनिकों ने उनको कैद कर दिया। कैद करने के बाद आपको पता है कि युद्ध कैदी को जब पकड़ते हैं तो उसको हर तरह की व्यथा देते हैं और उसको उसके सब पास उगलवाते हैं और फिर उसको मार देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने देखा कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने सेना को कहा कि तैयार हो जाइए, हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है। उसको घर में जाकर हमारे अभिनंदन को वापस लाना है। वहाँ के प्रधानमंत्री उस टाइम थे इमरान खान। वो मोदी साहब को समझाने के लिए कि मोदी जी आप ऐसा मत कीजिए, हम अभिनंदन को कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी ने उनका फोन भी नहीं उठाया। उन्होंने कहा हमारी तैयारी हो गई है, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। दूसरे दिन पाकिस्तान के संसद में खड़ा हुआ कि इस युद्ध कैदी को बिना कुछ किए, उसको एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, उसको सही सलामत वापस कर दिया। आज तक दुनिया में युद्ध में कभी कोई युद्ध कैदी को इस तरह से छोड़ा हो 24 घंटे में, तो भारत का रिकॉर्ड है, वो हमारा रिकॉर्ड है, वो मोदी जी का रिकॉर्ड है। मोदी जी ने बहुत से काम किए। मैं काम गिनाने नहीं आया हूँ। आपको सबको काम पता है कि मोदी जी ने क्या किया है। आप जो चाहते थे उससे बढ़कर मोदी जी ने काम किया है और मोदी जी ने तो इतिहास भी लिखा है। आपने देखा होगा कि मोदी साहब 1 महीने पहले द्वारका आए थे। द्वारका में उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रिज का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हम साथ में थे। हम लोगों को बोला आप लोग रुकिए, मैं जरा 2 घंटे में आता हूँ। हमने सोचा कहाँ जाते होंगे प्रधानमंत्री साहब। और थोड़ी देर में हम टीवी पर देख रहे थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो दरिया में डूब गई है, वो 70-80 फुट नीचे पानी में जाकर उस द्वारका नगरी को, उस पवित्र नगरी को उन्होंने स्पर्श किया। भगवान कृष्ण को जो बहुत पसंद है ऐसे मोरपींछ वो वहां पर अर्पित किए। और हमारी संस्कृति योगा, मोदी साहब ने वहां पर योगा भी किया। हम लोग मानते थे, विश्वास करते थे, और दुनिया के लोग नहीं मानते थे कि ऐसे कोई नगरी दरिया में डूब सकती है क्या। मोदी जी ने बता दिया कि ये हमारे संस्कृति है, ये हमारे भगवान कृष्ण ने
बनाई हुई द्वारका नगरी जो आज भी दरिया में वहां पर सलामत है, ये पूरे देश को और दुनिया को मोदी साहब ने बताया। मोदी साहब ने दूसरा भी क्या सीखा, मुझे पता है कई बार आप लोगों के फोन आते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार को एम्स में दिल्ली में एडमिट कराना है, कोई चिट्ठी लिखवा के जाता है, किसी को दाखिल हो जाता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि तो वहां भी बहुत बड़ी लाइन है। मोदी साहब ने कहा कि क्यों सिर्फ दिल्ली में एम्स हो, हर स्टेट के अंदर एम्स होना चाहिए। उसी दिन जिस दिन मोदी साहब द्वारका में नगरी को स्पर्श करके आए थे, उसी दिन उन्होंने शाम को राजकोट का और दूसरे 6 ऐसे 7 एम्स का लोकार्पण एक साथ करके एक इतिहास लिख दिया। अभी 15 दिन पहले मोदी साहब ने, आप तो कई बार कहते थे कि लखनऊ का प्लेन चालू कर दो, हमें प्लेन चाहिए, वाराणसी का प्लेन चालू कर दो, हमें सुविधा हो, मगर जाने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट चाहिए। मोदी साहब ने देश में एयरपोर्ट बनाना शुरू किया। 15 दिन पहले मोदी साहब ने एक ही जगह से 15 एयरपोर्ट का एक साथ लोकार्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी छोटे बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देना चाहता हूं। आपके कोई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कोई गया हो, आपको जाना है तो जाने में टिकट नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होती है। मगर अगर एयर कनेक्टिविटी है तो आप कुछ ही घंटों में वहाँ बनारस, यूपी, बिहार से पहुंच सकते हैं। एक दिन में शादी अटेंड करके रात को वापस निकलकर अपने काम में लग जा सकते हैं। ये सुविधा सबको मिले, आपको भी मिले, इसके लिए मोदी साहब ने एयरपोर्ट बनाने शुरू किए। 14 के पहले जितने एयरपोर्ट थे उसके दुगने एयरपोर्ट के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बना दिए। पहले राशन कार्ड बनता था, अगर यूपी का राशन कार्ड बनाए तो आपको गुजरात में अनाज नहीं मिलता था। मोदी साहब ने कहा कि लोग काम करने के लिए आए हैं, वहाँ उनका कार्ड है, वहाँ वो अनाज नहीं लेने जा सकते।